मिथुन चक्रवर्ती, जिनका असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है, का जन्म 16 जून 1950 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में हुआ था। शहर के एक जीवंत इलाके में जन्मे और पले बढ़े, वे एक दूरसंचार कर्मचारी बसंत कुमार चक्रवर्ती और एक समर्पित गृहिणी शांति रानी चक्रवर्ती के पुत्र हैं। अपनी मामूली ऊंचाई और काले रंग के साथ मिथुन में एक विशिष्ट बॉलीवुड स्टार की तरह आकर्षक लुक नहीं है, लेकिन उनकी तीखी आंखें और विस्फोटक ऊर्जा उन्हें एक विशिष्ट आइकन बनाती है। अशांत नक्सलवादी आंदोलन में शामिल एक युवा से उन्होंने खुद को एक अभिनेता, नर्तक और निर्माता के रूप में परिवर्तित कर लिया और भारतीय सिनेमा पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। 74 वर्ष की उम्र में भी मिथुन न केवल अपनी भूमिकाओं के कारण, बल्कि अपने सामाजिक योगदान के कारण भी एक प्रिय नाम है। उन्होंने 1979 में योगिता बाली से विवाह किया और 4 सदस्यों के परिवार का पालन पोषण किया, जिसमें मिमोह चक्रवर्ती भी शामिल थे, जिन्होंने मनोरंजन के क्षेत्र में अपना करियर बनाया। उनका जीवन गरीबी से वैभव की ओर की यात्रा थी, जिसमें आंसू और भावुक आस्था भी शामिल थी। मिथुन चक्रवर्ती का करियर एक लंबी किताब है, जहां असाधारण इच्छा शक्ति और जन्मजात प्रतिभा ने उन्हें कठिनाइयों को पार करने में मदद की और 80 और 90 के दशक में बॉलीवुड के सबसे प्रमुख सितारों में से एक बन गए। सिनेमा में प्रवेश करने से पहले मिथुन का युवा काल उथल-पुथल भरा रहा। वह पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट विद्रोह, नक्सलवादी आंदोलन में शामिल हो गए, लेकिन एक करीबी दोस्त की मृत्यु और परिवार के दबाव के बाद उन्होंने एक नए जीवन की तलाश में यह रास्ता छोड़ दिया। थोड़े से पैसे के साथ वे मुंबई चले गए, पुणे में एफटीआईआई फिल्म अकादमी में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अपने अभिनय कौशल को निखारा और स्वर्ण पदक के साथ स्नातक किया। उन्हें अवसर तब मिला जब उन्हें मृणाल सेन द्वारा निर्देशित कला फिल्म मृगया 1676 में मुख्य भूमिका निभाने का मौका मिला। अन्याय से लड़ने वाले एक आदिवासी शिकारी की भूमिका के लिए उन्हें न केवल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, बल्कि एक संपूर्ण यात्रा की शुरुआत भी हुई। हालांकि बॉलीवुड में शुरुआती साल आसान नहीं थे। मिथुन को कई बार इसलिए अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि उनका रूप रंग उस समय के रोमांटिक हीरो के मानकों के अनुरूप नहीं था। उन्होंने एक बार कहा था कि ऐसे भी दिन थे जब वह मुंबई की सड़कों पर भटकते थे, उनके चेहरे पर आंसू बहते थे क्योंकि बेकार निर्माताओं ने उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इस प्रयास का परिणाम उन्हें 1979 में आई कम बजट की एक्शन फिल्म सुरक्षा से मिला, जिसमें उन्होंने गणमास्टर जी नॉन की भूमिका निभाई। यह फिल्म एक आश्चर्यजनक सफलता थी, जिसने टार्जन 95 और कमांडो 1988 जैसी व्यावसायिक एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला शुरू की, जिसने उन्हें एक श्रमिक वर्ग के स्टार में बदल दिया। लेकिन असली कदम डिस्को डांसर 1982 के साथ आया। एक गरीब लड़के जिमी की भूमिका, जो एक प्रसिद्ध डांसर बन जाता है, ने न केवल बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि उसके डिस्को डांस को भारत और सोवियत संघ की ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया। उन्होंने एक बार बताया था कि फिल्म में नृत्य दृश्यों को बेहतरीन ढंग से निभाने के लिए उन्होंने तब तक अभ्यास किया जब तक उनके पैरों से खून नहीं निकलने लगा। वे थक गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अभ्यास जारी रखा, क्योंकि वे मार्शल आर्टिस्ट को संतुष्ट करना चाहते थे। 80 का दशक मिथुन के लिए स्वर्ण युग था, जिसमें कसम पैदा करने वाले की 1984, प्यार झुकता नहीं 1985 और डांस डांस 1987 जैसी कई हिट फिल्में शामिल थीं। उन्हें बी फिल्मों का राजा कहा जाता था और मार्शल कलाकारों की व्यापक मांग को पूरा करने के लिए वे अक्सर एक साथ 2 या 3 फिल्मों में अभिनय करते थे। हालांकि हर परियोजना सफल नहीं होती। घर एक मंदिर 1984 और आदत से मजबूर 1982 बुरी तरह असफल रहीं, जिसके कारण उन्हें विकल्पहीनता के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक बार कहा था कि घर एक मंदिर की असफलता के बाद वह अपने छोटे से अपार्टमेंट में अकेले बैठे, आईने में खुद को देखकर रोए, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हुआ
कि उन्होंने अपने प्रशंसकों का विश्वास खो दिया है। लेकिन मिथुन ने इन असफलताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ अग्निपथ 1990 से दमदार वापसी की, और हालांकि अपने सीनियर की तुलना में वे पीछे रह गए, फिर भी कृष्णन अय्यर की उनकी भूमिका की प्रशंसा हुई। 1990 और 2000 के दशक में मिथुन की वापसी हुई और बॉलीवुड का रुख शाहरुख खान और सलमान खान जैसे युवा सितारों की ओर हुआ। उन्होंने क्षेत्रीय फिल्मों, विशेषकर बंगाली और भोजपुरी सिनेमा की ओर रुख किया, जहां उन्होंने एमएलए फटाकेस्टो 2006 और योद्धा 997 के साथ अपनी सफलता जारी रखी। गुरु 2007 में सहायक भूमिका के साथ बॉलीवुड में उनकी वापसी ने उन्हें आलोचकों की प्रशंसा दिलाई, और गोलमाल 3 2010 में लीलाधर की भूमिका ने साबित कर दिया कि वह मध्य आयु में भी चमक सकते हैं। हाल ही में द कश्मीर फाइल्स 2022 एक और हिट रही, जिसमें उनकी भूमिका ने दर्शकों की आंखों में आंसू ला दिए। मिथुन ने एक बार कहा था कि हर भूमिका एक संघर्ष है, और कई बार वह सेट पर रोए थे। ऐसा केवल स्क्रिप्ट के कारण नहीं था, बल्कि उनकी अपनी कठिन यादें भी थीं। मिथुन का करियर केवल दिखावे तक ही सीमित नहीं रहा है। उन्होंने मोनार्क होटल श्रृंखला के साथ व्यवसाय में कदम रखा और मिथुन की ड्रीम फैक्ट्री के माध्यम से फिल्म निर्माण में हाथ आजमाया। हालांकि हमेशा सफलता नहीं मिली। पेशेवर औद्योगिक नर्तकों के साथ नृत्य सीखने से लेकर विविध भूमिकाएं निभाने तक उनके अथक प्रयासों ने उन्हें लगभग 5 दशकों तक फैले करियर को बनाए रखने में मदद की है। उन्होंने एक बार कहा था कि ऐसे भी दिन थे जब वह फ्रेम के सामने खड़े होकर सोचते थे कि क्या उनमें आगे काम करने की पर्याप्त शक्ति है, लेकिन दर्शकों का प्यार अटल था। भले ही कभी-कभी बड़ी समस्याओं को सुलझाने में दबाव और अकेलेपन के कारण आंसू आ जाते थे। मिथुन चक्रवर्ती के जीवन का सबसे बड़ा दुख 1980 के दशक में उनकी मां शांति रानी चक्रवर्ती का निधन था, जब वह अपने करियर के चरम पर थे। संती रानी एक सशक्त महिला हैं, जिन्होंने अपने पिता बसंत कुमार के आर्थिक संकट में फंसने के बाद अकेले ही गरीबी में अपने 4 भाइयों का पालन पोषण किया। वह हमेशा से मिथुन के लिए सूचना का सबसे बड़ा स्रोत रही है। हालांकि शुरुआत में नक्सलियों के साथ बिताए समय के बाद अपनी सुरक्षा की चिंता के कारण उन्होंने अपने अभिनय करियर पर विचार किया था। जब उन्होंने अपनी पहली भूमिकाओं से पैसा कमाना शुरू किया, तो उन्होंने अपनी मां के लिए कोलकाता में एक छोटा सा घर खरीदा, ताकि वह उनकी वर्षों की कठिनाई की भरपाई कर सकें। लेकिन संती रानी इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रहे कि उन्हें वैश्विक सुपरस्टार बनते देख सकें। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, उस दिन मिथुन मुंबई में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। वह हांफते हुए लौटा, लेकिन अपनी मां की ओर एक आखिरी बार देखा। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने एक बार कहा था कि अपनी मां को खोना उनके जीवन का सबसे बड़ा सदमा था। वह उसके शरीर के पास बैठ गया और तब तक रोता रहा जब तक उसके आंसू समाप्त नहीं हो गए। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो दिया हो। संती रानी न केवल उनकी मां हैं, बल्कि वह भी हैं जिन्होंने उन्हें मार्शल आर्ट और ईमानदारी का मूल्य सिखाया, जिनके उत्पादों ने उन्हें मार्शल कलाकारों पर विजय पाने में मदद की। यह पीड़ा तब और भी अधिक बढ़ गई जब उसे एहसास हुआ कि वह उसकी कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकती या उसकी बाद की बड़ी सफलताओं की गवाह नहीं बन सकती। मिथुन अपनी मां के लिए प्रार्थना करने के लिए नियमित रूप से मंदिर जाते हैं, और उन्होंने अपनी मां को अपने दिल में बसाए रखने के लिए गरीब महिलाओं की सहायता के लिए कोलकाता में एक छोटी सी चैरिटी संस्था की स्थापना की है। हालांकि समय बीत गया, लेकिन हर बार जब वह संती रानी की ओर जाता, तो वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाता। उसकी आंखें चुपचाप दूर की यादों को देखती रहतीं। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म लव एंड मैरिज एक ऐसी कहानी है जो रोमांटिक होने के साथ साथ जटिल भी है, जिसमें खुशियों के साथ साथ गहरे जख्म भी हैं। योगिता बाली से शादी करने से पहले मिथुन का भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री हेलेना ल्यूक के साथ संक्षिप्त रिश्ता था, जिनसे उनकी मुलाकात बॉलीवुड में अपने शुरुआती दिनों के दौरान हुई थी। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे और मिथुन ने शादी करने के बारे में सोचा,
लेकिन सांस्कृतिक मतभेदों और अपने बढ़ते करियर के दबाव के कारण 1978 में यह रिश्ता टूट गया। उन्होंने एक बार बताया था कि जब हेलेना उन्हें छोड़कर चली गईं, तो वह मुंबई में अपने छोटे से अपार्टमेंट में बैठे उनकी साथ में ली गई तस्वीरों को देखा और उस सुखद एहसास के कारण रो पड़े। इस उदासी के कारण उन्हें संदेह होने लगा कि क्या मनोरंजन उद्योग की चकाचौंध के बीच उन्हें स्थायी प्रेम मिल पाएगा। सब कुछ तब बदल गया जब उनकी मुलाकात फिल्म 1920 के सेट पर योगिता बाली से हुई। योगिता, जो एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं और किशोर कुमार से विवाहित हैं, मिथुन की सफलता और योग्यता से प्रभावित हैं। वे जल्द ही एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और हालांकि योग्यता उनसे कुछ साल बड़ी थीं, फिर भी उन्होंने 1979 में मुंबई में एक निजी विवाह समारोह में विवाह करने का निर्णय लिया। योग्यता के अतीत और स्थिति में अंतर के कारण उनका विवाह विवादास्पद रहा, लेकिन मिथुन को जनता की राय की परवाह नहीं थी। वे चार थे: मिमोह, महाअक्षय, नमाशी, ऊष्मे और दिशानी। मिथुन ने एक बार कहा था कि योगिता ही वह शख्स थीं जिन्होंने उनके जीवन में स्थिरता लाई, और जिस क्षण उन्होंने मिमोह को जन्म दिया, वह पहली बार था जब वे खुशी से रो पड़े थे। हालांकि उनका विवाह बिना किसी तूफान के नहीं हुआ। 1980 के दशक में मिथुन और श्रीदेवी, जाग उठा इंसान, 1984 जैसी कई फिल्मों में उनकी सहकलाकार के बीच प्रेम प्रसंग की अफवाहों से योग्यता को बहुत ठेस पहुंची। एक बार तो योग्यता ने अपने बच्चों के साथ घर छोड़ने का भी फैसला कर लिया, जिससे मिथुन को दुख और गर्व महसूस हुआ। उन्होंने एक बार कहा था कि जब वह चली गईं, तो वह लिविंग रूम में बैठे बच्चों के खिलौनों को देखते रहे और रोते रहे, क्योंकि उन्हें अपने परिवार को खोने का डर था। सुलह के कई प्रयासों के बाद वे फिर से एक साथ हो गए और मिथुन ने कसम खाई कि वह किसी भी अफवाह के कारण अपने परिवार को टूटने नहीं देंगे। विवाह में उनका सबसे बड़ा दुख विवाह विच्छेद नहीं था, बल्कि वह अपराध बोध था जो उन्हें तब महसूस होता था जब योग्यता को गपशप सहनी पड़ती थी। एक ऐसा घाव जिसे वे हमेशा अपने परिवार के प्रति समर्पण से भरने की कोशिश करते थे। मिथुन चक्रवर्ती की किस्मत उनकी सफलता और व्यावसायिक दृष्टि का प्रमाण है। भले ही उनकी जीवन शैली साधारण है और उनके पास बैंक खाते नहीं हैं। 2025 तक उनकी कुल संपत्ति लगभग $100 मिलियन होने का अनुमान है। उनके पास मुंबई के मड आइलैंड में एक आलीशान विला है, जिसकी कीमत लाखों डॉलर है, जिसमें एक विशाल बगीचा और परिवार के आराम के लिए शांतिपूर्ण जगह है। इसके अतिरिक्त ऊटी में भी उनका एक घर है, जहां उन्होंने कई फिल्मों की शूटिंग की है और अब वे इसे अवकाश गृह के रूप में उपयोग करते हैं। उनके कार्य संग्रह में मर्सिडीज बेंज और टोयोटा फॉर्च्यूनर शामिल हैं, जो एक आरामदायक लेकिन भव्य जीवन शैली को नहीं दर्शाते हैं। मिथुन के पास मोनार्क होटल श्रृंखला में भी बड़ा निवेश है,